हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन विश्वविद्यालय के बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हम फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के पेपर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, सो मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करके उनके आंसर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा एंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का यह फर्स्ट पेपर है। फ्रेंड्स, सेकेंड पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। नरनस्ट समीकरण को समझाइए। सेकेंड क्वेश्चन है बिंदुपाती मरकरी इलेक्ट्रोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है ब्राउन फ्राउनलिस संपाती समीकरण की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है सेंट मेयर अभिक्रिया को समझाइए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है क्लेजन संघनन को क्रियाविधि सहित समझाइए। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से एंट्रोपी की अवधारणा विकसित कीजिए। सेवन नंबर का क्वेश्चन है प्रवस्था नियम क्या है। प्रवस्था नियम के अनुप्रयोग को बर्फ जल वाष्प तंत्र के उदाहरण से समझाइए। आठवां नंबर का क्वेश्चन है कार्बोनिल यौगिक के लिए वुडवर्थ फ्रीजन नियम को समझाइए। नौवां नंबर का क्वेश्चन है व्यापारिक विधि से फिनॉल किस प्रकार बनाया जाता है। फिनॉल के मुख्य अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। एंड 10वें नंबर का क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की तीन सामान्य विधियों का फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नरनस्ट समीकरण को समझाइए। सो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नरनस्ट समीकरण क्या है। हमें यहाँ पे समझाना है नरनस्ट समीकरण को। सो आप नरनस्ट समीकरण हेडिंग डाल देंगे किसी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है, इसलिए किसी सेल का जो ईएमएफ होता है वह भी इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। किसी सेल की जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वह सांद्रता व ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसका अध्ययन जो है वैज्ञानिक नरनस्ट ने किया और इन कारकों के प्रभाव को व्यक्त करने वाला एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम कहते हैं नरनस्ट समीकरण। यह किसी अपचयन अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान को प्रकट करता है। जो उन्होंने समीकरण दिया है वह किसी भी जो अपचयन अभिक्रिया है उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान को प्रकट करता है। माना अर्ध सेल अभिक्रिया की अगर हम बात करें, किसी सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया की, तो यहाँ पे क्या होता है आपको मालूम होगा, सेलों में जो है आयनों में कन्वर्ट होते हैं और आयनों के थ्रू जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा का प्रभाव होता है। सो यहाँ पे जो मेटल N प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन माइनस आयन जो है में कन्वर्ट होगा, और यह जो है मेटल के थ्रू होता है, मेटल में धारा प्रवाहित होती है। यह अभिक्रिया के लिए नरनस्ट समीकरण इस प्रकार से दिया गया E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF इन मेटल, और मेटल से निकलने वाले आयन्स बटे में आ जाएंगे, तो Mn प्लस आयन बटे में यहाँ पे आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन और मेटल प्लस आयन जा रहे हैं, मतलब मेटल से निकल रहे हैं वो। सो यहाँ पे जो वैज्ञानिक नरनस्ट है उन्होंने यह नरनस्ट इक्वेशन दिया। अब लॉग ई जो है यहाँ पे आता है, इन जब हटता है तो लॉग ई उसकी वैल्यू आती है, एंड लॉग ई की जो वैल्यू होती है वह 2.303 लॉग 10 टू दी बेस ऑफ 10, जिसका आधार 10 होता है, उसकी वैल्यू के इक्वल होती है। सो यहाँ पे हम इन हटेगा और यहाँ पे यह आ जाएगा इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग M अपॉन Mn प्लस आयन टू दी बेस ऑफ 10। यहाँ पे फ्रेंड्स जो n है वह अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रेजेंट करते हैं। E जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रेजेंट करते हैं, एंड E0 जो है वह मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और R जो है गेस नियतांक है। अब जो 2.303 RT अपॉन NF था, जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है
इज इक्वल टू A0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग m था, तो m हट जाएगा, यहाँ पे mn प्लस आइन बचेगा, n टू द बेस ऑफ 10 यहाँ पे रहेगा। m एक ठोस या द्रव की सामान्य सांद्रता 1 मान ली जाती है। जो मेटल है उसकी सांद्रता हमने 1 मानकर यहाँ पे इक्वेशन रख लिया है। सो 1 मोल सांद्रता के लिए इक्वेशन जो हो जाएगी E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन mn प्लस आइन टू द बेस ऑफ 10। यह समीकरण सेल के EMF के लिए भी लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए जिंक, आपको नॉलेज में होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो सेल होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। सो यहाँ पे सेल के लिए क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल माइनस, अभी हमने जो वैल्यू निकाली हुई थी 0.059 अपॉन n लॉग 10, सॉरी फ्रेंड्स, लॉग Zn प्लस 2 प्लस आयन इन कॉपर 2 प्लस आयन टू द बेस ऑफ 10 यहाँ पे आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आयन हो रहे हैं वहाँ पे 2 आयन्स निकल रहे हैं। यहाँ पे जो E0 सेल है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, तथा सेल अभिक्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, Ka प्लस, अगर हम सेल अभिक्रिया देखें एग्जाम्पल के लिए, Ka प्लस Lv माइनस Mc प्लस Nd, तो इससे निर्दिष्ट समीकरण में इस प्रकार से लिखेंगे हम। इसकी EMF वैल्यू क्या होगी, EMF वैल्यू इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF इन, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो घात में चली जाएंगी, एन फर्स्ट का जो है थर्ड वाली सिचुएशन के साथ जो है वह अपॉन में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे C अपॉन में A है, यहाँ पे थर्ड के अपॉन में फर्स्ट आया है। C अब मल्टीप्लिकेशन में क्या था, M था, तो M घात में चला जाएगा, एन A के मल्टीप्लिकेशन में K था तो K घात में आ जाएगा। इसी प्रकार जो D है वह उसकी घात में n आ जाएगा, एन B नीचे आ जाएगा और B की घात में L आ जाएगा। सो यह निर्दिष्ट इक्वेशन हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए EMF वैल्यू में। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुपाती मरकरी इलेक्ट्रोड क्या है। बिंदुपाती मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। आंसर देखेंगे, बिंदुपाती मरकरी इलेक्ट्रोड, इसे हम ड्रिपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड DME ड्रिपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। एक क्रियाविधि है यह, जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड है जो पारे से बना होता है और इसका उपयोग फ्लोरोग्राफी में किया जाता है। पारा इलेक्ट्रोड के साथ चलाए जाने वाले प्रयोगों को पोलरोग्राफी के रूप में संदर्भित किया जाता है। भले ही प्रयोग समान या बहुत ही कम होता है, लेकिन इसी वोल्टमीटर प्रयोग के समान होता है। जो ठोस कार्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, इन इलेक्ट्रोडों के उपयोग से विद्युत जो प्रतिक्रिया है तंत्र की जांच की जाती है और पारा का प्रवाह एक इंसुलेटिंग कोशिका के माध्यम से गुजारा जाता है। पारा का प्रवाह एक इंसुलेटिंग कोशिका के माध्यम से किया जाता है, जो एक छोटी छोटी बूंदें पैदा करता है, जो कोशिका के अंत से एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य तरीके से बढ़ती है और प्रत्येक छोटी छोटी बूंद तब तक बढ़ती जाती है जब तक यह 1 मिलीमीटर और रिलीज के व्यास का नहीं पहुंच जाती। जारी की गई बूंदें अब काम करने योग्य वाले इलेक्ट्रोड के संपर्क में नहीं हैं, जिसका संपर्क कोशिका के ऊपर है। प्रत्येक रीलिंग किए गए ड्रम को तुरंत दूसरे ड्रम के गठन के बाद किया जाता है। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में आप यह चित्र बना लेंगे। कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है वह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, इसलिए आप यह चित्र बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटमेयर अभिक्रिया को समझाना है हमें। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड
को कॉपर क्लोराइड एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कॉपर ब्रोमाइड एवं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिकृत किया जाता है तब संगत एरिल हैलाइड बनता है। यह अभिक्रिया जो है सेंट मेयर अभिक्रिया कहलाती है। हमें इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है C6H5N2Cl कि जब हम कॉपर क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 जो उपस्थित है नाइट्रोजन परमाणु वह अलग हो जाता है और कॉपर क्लोराइड अलग हो जाएगा और जो है हमें बेंजीन क्लोराइड यहाँ पे मिलता है। सो C6H5Cl प्लस N2 यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है एंड कॉपर क्लोराइड है यहाँ CuCl। अब यहाँ पे मुक्तमूलक जो N2Cl है वह मुक्तमूलक बनाते हैं। सो यहाँ बेंजीन के साथ क्रिया करेंगे N2 प्लस आयन रहेगा NCl माइनस आयन रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा इसलिए वह माइनस आयन होता है और जो N2 है वह पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें। प्लस जब यह कॉपर क्लोराइड से क्रिया करेगा HCl या HBr की प्रेजेंट में तो यहाँ हमें क्या देगा, बेंजीन क्लोराइड। यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन क्लोराइड देता है एंड जो आयन है वह कॉपर के साथ निकल जाएगा एंड ये वाला जो कॉपर क्लोराइड का Cl आयन है वह ऑर्थो पोजीशन में जाकर बेंजीन में एड हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस जो है निकल जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोबेंजीन भी हम इसे कहते हैं या बेंजीन क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्लस N2 प्लस कॉपर क्लोराइड जो है अलग निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और क्रियाविधि C2H5N2Cl प्लस CuCl। यहाँ पे जो है एथिल डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम कॉपर क्लोराइड से करा रहे हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और नाइट्रोजन और कॉपर अलग हो जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार मेथिल डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। सो यह है सेंट मेयर अभिक्रिया। सेंट मेयर अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि अनिश्चित है। यह माना जाता है कि यह अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा दो पदों में होती है। पहले पद में जो है क्यूप्रस क्लोराइड डाईएजोनियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा अपचयित कर देता है जिससे एरिल मूलक बनता है, जो कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। मुक्त एरिल मूलक क्यूरिक में से एक क्लोरीन परमाणु का आयोनाइजेशन हो जाता है, कर देता है वह, और जिससे एल्किल हैलाइड का क्यूप्रस क्लोराइड बनाता है। जो एल्किल हैलाइड है वह बनाता है और क्यूप्रस क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस रिएक्शन में यह समीकरण जो है सेंट मेयर अभिक्रिया को दर्शाता है। फेनिल हैलाइड अभिक्रिया सेंट मेयर अभिक्रिया कहलाती है। सो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेजन संघनन क्या है, क्लेजन संघनन की क्रियाविधि समझाइए। यह क्वेश्चन था हमारा। तो सामान्य ताप और सामान्य ताप में जो है तनु क्षारों की उपस्थिति में जब वेंजल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक हैलाइडों या कीटोनों के साथ संघनन किया जाता है, संघनन की क्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनता है। एसिटिक एस्टर का संश्लेषण या क्लेजन संघनन इस विधि में एथिल एसीटेट के एसिटिक एस्टर में परिवर्तन के लिए एथिल एसीटेट के एथोलियम विलयन का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में स्वयं संघनन होता है, जो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें तो प्रथम पद में एथिल एसीटेट का धनायन बनता है जो एक शक्तिशाली नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है। एस्टर के दूसरे अणु के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। अंत में एथॉक्साइड आयन के विलोपन से कीटो एस्टर बनता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में। इस प्रकार अभिक्रिया का
शाम में दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। जो अभिक्रिया होती है वह साम्य अवस्था में आती है, लेकिन जो शाम में है वह दाईं अवस्था में विस्थापित हो जाता है। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यह हमें प्राप्त होती है। अंत में तनु अम्ल की अधिकता अभिक्रिया मिश्रण में डालकर शुद्ध AAE प्राप्त होता है। यहाँ पे मैं रिएक्शन इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से एंट्रोपी की अवधारणा को हमें यहाँ पे व्यक्त करना है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्लाउसियस ने सन 1850 में सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक फलन को विकसित किया या उसे एंट्रोपी नाम दिया। यह जो है भौतिक रासायनिक साम्यों की भौतिक समस्याओं को सुलझाने में बहुत ही शक्तिशाली उपाय सिद्ध हुआ है। आप यहाँ पे इन इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे T2 T1 जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, Q2 Q1 जो है ऊष्मा को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिग्मा समेशन जो है संपूर्ण योग को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है एंट्रोपी का। मैंने ये जो एंट्रोपी में ये इक्वेशंस कैसे आ रही है, एंट्रोपी को बहुत ही अच्छे से मेरे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको क्लियर करना है तो आप मेरी उन वीडियोस को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके मैंने BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें मैंने एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दोनों एक्सप्लेन किया हुआ है। इस इक्वेशन को आप यहाँ पे देख लेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। एंड अब यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए, ईटा या फिर समेशन इसे हम से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू Q, एक चक्र में किया गया कार्य बटे एक चक्र में ली गई ऊष्मा Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जो प्रारंभिक अवस्था का टेम्परेचर एंड अंतिम अवस्था का टेम्परेचर है। जो अंतिम अवस्था का टेम्परेचर उसे T2 और प्रारंभिक अवस्था का टेम्परेचर T1। अंतिम अवस्था के टेम्परेचर से हम प्रारंभिक अवस्था का टेम्परेचर घटा देंगे तो हमें तापमान में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन अंतिम अवस्था का टेम्परेचर T2। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में ली गई ऊष्मा माइनस अंतिम अवस्था की ऊष्मा वटे ली गई ऊष्मा Q2। यहाँ पे इस प्रकार से जो है ऊर्जा में परिवर्तन और टेम्परेचर यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 आ जाएगा। इसी प्रकार T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में जो है समीकरण सेम है, इसलिए इन्हें पक्षांतरित कर दिया है। Q2 अपॉन Q1, इन्हें जब हम अलग अलग करेंगे तो Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ जाएगा। जब हम इन्हें पक्षांतरित करेंगे, यहाँ पे पक्षांतरित किया गया है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो जाएगा। यह 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, घट जाएगा जब हम पक्षांतरित करेंगे तो। यहाँ पे आप देखिए Q1 के बटे में T1 आ सकता है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और Q2 अपॉन T2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर जब हम इन्हें पक्षांतरित करते हैं, ये माइनस में है क्योंकि हमारा यहाँ पे T1 माइनस T1 अपॉन T2 था इक्वेशन में। यहाँ पे जब आप Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 ये लिख सकते हैं, हम पक्षांतरित करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, इज इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अर्थात ये चक्र संपाती रुद्धोष्म प्रक्रम से बनती है। ये इक्वेशन हमने एक निकाली हुई थी, ये चक्र जो है संपाती रुद्धोष्म प्रक्रम से बनती है, ये हमने मान लिया है। और अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट चक्र के लिए अगर हम बात करें, कार्नोट साइकिल से रिलेटेड है ये। अगर हम कार्नोट साइकिल के अत्यंत सूक्ष्म चक्र में क्या परिवर्तन आ रहा है उसकी बात करें तो समेशन DQ रिवर्सिबल Q रिवर्सिबल अपॉन T, जो कार्नोट साइकिल है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पोजीशन में होता है। हम यहाँ पे रिवर्सिबल लेते हैं, इज इक्वल
इंटीग्रेशन प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जब भी हमें संपूर्ण परिवर्तन निकालना होता है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हुआ है ए टू बी प्रारंभिक अवस्था और से अंतिम अवस्था में पूर्ण ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार बी टू ए अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में वापस आने तक संपूर्ण ऊर्जा में परिवर्तन। डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एंड डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब यहाँ पे ए से बी में प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस बी रिवर्सिबल इंटीग्रेशन ए बी टू ए क्यू रिवर्सिबल द्वितीय पद अपॉन टी। इंटीग्रेशन प्रारंभिक अवस्था में ए टू बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी यह राशि अवस्था फलन है, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी ताप की प्रारंभिक अवस्था ए के एंट्रोपी एस है, एंट्रोपी को हम एस से व्यक्त करते हैं डेल एस से, एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एस ए यहाँ पे इसलिए लिखा गया है प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी एंड अंतिम अवस्था की एंट्रोपी जो है वह एस बी हो, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस क्या होगा, डेल एस का निम्न समीकरण से हम इसे व्यक्त कर देंगे। हम अंतिम अवस्था की एंट्रोपी माइनस प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी अगर हम कर दें तो हमें एंट्रोपी में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, वही यहाँ पे क्या है एस वी माइनस एस ए। सो ए टू इंटीग्रेशन ए इसकी जो वैल्यू आ रही है वह क्या आ रही है अभी हमने यहाँ पे देखा है। इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी यह राशि अवस्था फलन है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने देखा था। हाँ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होता है, यह जो है हमने अत्यंत सूक्ष्म कार्नोट साइकिल के एक चक्र के लिए देखा था। सो अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए हम इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एस इज इक्वल टू क्यू माइनस वन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। सो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी या डेल ई इज इक्वल टू डेल एच की तरह डेल एस भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। हाँ यह जो है एंट्रोपी वह एक अवस्था फलन है जो कि आंतरिक ऊर्जा और मुक्त ऊर्जा के समान तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है। हाँ हमने अभी इसे सॉल्व किया, यह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रहा है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक अवस्था फलन है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवस्था नियम क्या है, हमें प्रवस्था नियम को समझाना है बर्फ जल एंड बाष्प तंत्र घटक तंत्र को लेते हुए। सो प्रवस्था नियम सन 1874 में विलाई गिल्स ने विषमांगी तंत्रों पर दाब सांद्रण आदि परिवर्तनशील कारकों के प्रभाव का अध्ययन करके प्रवस्था नियम का प्रतिपादन किया। प्रवस्था नियम का गणितीय रूप जो है इस प्रकार से दिया जाता है P प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पे जो है P जो है तंत्र की प्रवस्थाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है एंड C जो है घटकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है एंड F स्वतंत्रता की कोटि है। प्रवस्था नियम को शाब्दिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं, किसी विषमांगी तंत्र में प्रवस्थाओं एवं स्वतंत्रता की कोटि का उपयोग तंत्र में घटकों की संख्या से दो अधिक होता है। प्रवस्था नियम के अनुप्रयोग आप देखें तो गैसीय मिश्रण पूर्णतया मिश्रित होते हैं तथा समांगी मिश्रण बनाते हैं। यह हमें प्रवस्था नियम से ही पता चलता है जब हम प्रवस्था नियम के अकॉर्डिंग किसी द्रव का अध्ययन करते हैं, किसी गैसीय मिश्रण का अध्ययन करते हैं। सो प्रवस्था नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ है अनुप्रयोग में ये हमें बताना होता है। तो दो अमिश्रणीय द्रव जैसे बेंजीन तथा जल की दो प्रवस्थाएं होती है, यह हमें पता चला है। एक ठोस मिश्रण की उतनी ही प्रवस्थाएं होती हैं जितनी ठोस में विद्यमान होती है, यह हमें पता चलता है। इन जमते हुए द्रव की अगर हम बात करें तो उसकी तीन प्रवस्थाएं होती है, यह हमें प्रवस्था समीकरण से पता चलता है। तो आप देखेंगे जब बर्फ जल और वाष्प तीन अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ ठोस अवस्था कहलाती है, जल द्रव अवस्था एंड गैस अवस्था वाष्प कहलाती है। एंड अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक के लिए वुड्स फीटिंग अभिक्रिया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कार्बोनिल यौगिकों की वुड फीटर अभिक्रिया को हमें यहाँ पे समझाना है। सो वुड फीटर नियम क्या है, वुडवर्ड तथा
फाइलर ने अनेक प्रकार के यौगिकों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके डाइन तथा कार्बनिक यौगिकों के अवशोषण शिखरों की तरंगदैर्ध्य की भविष्यवाणी करने के लिए जो है कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम वुडवर्ड फीजर नियम कहते हैं या उसे वुडवर्ड फीजर नियम से जाना जाता है। कार्बन के आयनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐतिहासिक तथा परंपरागत कारणों से कुछ कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसमें कार्बन यौगिक की श्रेणी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। इनके जो है कार्बन जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमोनिया अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। वुडवर्ड के अनुसार जो है यूएनएस असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के लिए फ्रीजर नियम। वुडवर्ड के नियम के अनुसार अणु के लैम्डा मैक्सिमम जो तरंगदैर्ध्य की मैक्सिमम वैल्यू होती है की गणना एक सूत्र का उपयोग करके की जाती है। लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आधार मान प्लस स्ट्रक्चर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। कार्बोनिल यौगिकों की वुडवर्ड नियम यहाँ पे आपको बतानी है। थ्योरी है इसलिए मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्यापारिक विधि से फिनॉल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है यह हमें बताना था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 3 विधियां।
आई होप फ्रेंड्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए।